हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप यहाँ पर देखिए, आपके लिए हिंदी इंग्लिश यहाँ पर आपको दोनों मिलेगा। ठीक है, यहां पर आप देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर देते हैं। आप ये क्वेश्चन लिखा है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है। सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट क्या है। आपको पता होगा कि सिफेलोकॉर्डल का मतलब होता है कि जो आपका विकास होगा वो हेड से टो की तरफ होगा, मतलब सिर से पैर की ओर। कितना आसान है, नाम में ही छिपा हुआ है। तो आपने देखा इसमें क्या होगा, इसका आंसर सिंपल सा है कि शीर्षगामी सिद्धांत क्या होता है। तो विकास जो है वो सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। सिफेलोकॉर्डल याद रखना है कि सिर से पैर की तरफ। बाकी ऑप्शंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, तुरंत आपका सही ऑप्शन नंबर 3। और हाँ, ये जो नीचे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे ना, ये ऑप्शंस गलत हैं, तो इस पे मत जाना, ठीक है ना। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे गलत हैं। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है, किसका एग्जाम्पल है। मैंने आपको ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स सारी चीजें पढ़ाई हैं। जो जो सीटेट के सीडीपी में साइकोलॉजिस्ट आते हैं ना, पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, सब कुछ कराऊंगी यहीं से, पूरी थ्योरी। आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। पियाजे की थ्योरी मैंने पढ़ा चुकी हूँ, वाइगोस्की की भी पढ़ा दूंगी। तो देखो, ग्रॉस मोटर स्किल्स आखिर में क्या होता है, आप बताओ। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्थूल गौतिक कौशल, ये क्या होता है। ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, मैंने हमेशा बताया है कि ग्रॉस मोटर में क्या होते हैं, लार्ज मसल्स इंक्लूडेड होते हैं, जिससे आप बड़ी बड़ी चीजें उठाते हो, काम करते हो। और वहीं दूसरी तरफ जो फाइन मोटर स्किल्स होता है, उससे आप छोटी छोटी चीजें करते हो। जैसे कि आप पकड़ के पेन से लिख रहे हो, आपने सुई में धागा पिरोया, आप दाने जो चावल के गिरे हैं जमीन पे, आप उसको उठा रहे हो, तो उसमें छोटी मसल्स आ रही हैं। और यहां पर क्या पूछा है, ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में आप बताइए, क्या यहां पर आप जो है पैर से फुटबॉल को मार रहे हैं, आपने सुई में जो है धागा पिरोया है, पेंसिल पकड़ के लिख रहे हो, ठीक है, पुटिंग बीड इन द थ्रेड, वो जो मोतियां हम पिरोते हैं ना धागे में, तो ये सारे तो आपके फाइन मोटर स्किल्स हो गए। ग्रॉस मोटर स्किल्स में तो लार्ज मसल्स होना चाहिए ना, और वहां पे आप फुटबॉल को आप पैर से मारो तो क्या वहां पर लार्ज मसल्स नहीं आएगा। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1। देखिए, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रही हूं, तो प्लीज लाइक जरूर करें। तो स्थूल गौतिक ग्रॉस मोटर में फुटबॉल को धकेलना होगा, बाकी सुई में धागा पिरोना, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, धागे में मोती पिरोना, ये आपका फाइन मोटर स्किल्स में आएगा। ओके, चलिए। अब एजर्शन रीजन क्वेश्चन ना आए सीटेट में, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हर बार पूछा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, हिंदी इंग्लिश मैं आपको दिखाती रहूंगी, बोलती रहूंगी, बट दोनों साथ में ऐसे अगर मैं पढ़ती रही ना तो बहुत ज्यादा आपका समय जाएगा। चलिए, अब ये देखिए, अभिकथन का और रीजन का मतलब क्या होता है, इससे बच्चे बहुत डरते हैं। पिछली बार भी मैंने इतने अच्छे से समझाया, उसके बावजूद भी आप लोगों को इतना डर लग रहा था। सिंपल सी बात है कि जो यहाँ पर लिखा होता है ना अभिकथन, इसके बारे में यहाँ पर कारण दिया गया होता है, रीजन दिया गया होता है। तो आपको पहले ये पढ़ना है, उसके बाद से आप देखो कि क्या ये रीजन जो दिया जा रहा है इसके संबंध में वो सही मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है। मेल खाए तो दोनों चीजें आपकी सही होंगी, नहीं मेल खाएगा तो आपका गलत हो जाएगा, दोनों में से कोई भी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या लिखा है कि विद्यालय जो है बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप बताओ, एक छोटा सा बच्चा है, उसके डेवलपमेंट के लिए जो सोशलाइजेशन होती है, जो समाज होता है, वो क्या इंपॉर्टेंस नहीं होता है। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे आप क्या सीख पाओगे कुछ। घर से बाहर निकलना होता है, लोगों को ऑब्जर्व करना होता है, एकदम ट्रू है। बट यहां पर इसने गलत लिख दिया। इसने क्या लिखा कि धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक है। आप बताइए, मैंने आपको पढ़ाया भी था, प्राथमिक कारण समाजीकरण का हमेशा जो है आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, ना कि धार्मिक संस्थाएं। ठीक है, ये धार्मिक संस्थाएं हो गए, स्कूल हो गया, मीडिया हो गया, बाकी कल्चर हो गया, जो भी सारी चीजें आती है ना परिवार को छोड़कर, वो सब आपका प्राथमिक नहीं, सेकेंडरी होता है, द्वितीयक होता है। तो इसीलिए ये कारण हमारा गलत हो गया। यहां पे अगर परिवार लिखा होता तो ये सही हो जाता। देखा कितना आसान है। तो आप बताइए, आपका ए तो सही है बट आर आपका गलत है। तो तुरंत इसमें देखो, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज, इसमें ट्विस्ट है, अभी आपको बड़ा मजा आएगा ऐसे सॉल्व करने में। बट आपको पता है एग्जाम में कैसे देता है, यहां पर दिखाती हूं। एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस आपके बने रहेंगे, ठीक है, उसके ये 1 2 3 4, फिर उसके नीचे 3 4 2 1 ऐसे करके ऑप्शन आएगा। आपको लगेगा पहला सही है ना, आप तुरंत पहले पे कर दोगे, 0 नंबर मिलेगा। एग्जामिनर ने इस बार ये ट्विस्ट किया है, आपको पहला ध्यान से देख के यहाँ पे गोला भरना है। उसकी टेंशन मत लो, मेरे चैनल पे आओ ना, छोटी से छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीजें आपको एग्जाम में नहीं करनी है। तो इस बात पे प्लीज लाइक जरूर कीजिए। चलिए, अब ये जीन पियाजे है और एक एक शिफ्ट में 12 12 क्वेश्चन पूछे हैं। और जीन पियाजे बहुत ही फेवरेट टॉपिक है सीटेट का।
जो कि हमेशा पूछता है। देखिए यहां पर लिखा है कि जीन पियाजे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसकी क्लास ली है, प्लीज एंड स्क्रीन पे लग जाएगी, वो जरूर क्लास देखना। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं? आपको पता है जीन पियाजे की 4 स्टेज हैं, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल। ठीक है, हिंदी में भी आप इसका नाम देख सकते हो, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, जिसे हम फॉर्मल बोलते हैं। जो सबसे लास्ट वाला जो जीन पियाजे का स्टेज है ना, जिसे इंग्लिश में फॉर्मल बोलते हैं, उसमें बच्चा जो है ना कठिन से कठिन समस्याओं पे भी तर्क करने लगता है। ठीक है, और ये आपको थ्योरीज की पढ़नी होगी, मैंने पढ़ाई है, तभी जाकर आप इसमें डिफरेंस कर पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट हो जाएगा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं आप यहां पर देख सकते हो, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, चलिए अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और हाँ, एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कभी कभी पढ़ाते समय ना एकदम हम रिदम में एकदम से लग जाते हैं कि कभी कभी मैं बताना कुछ चाहती हूँ कुछ और मैं टिक लगा देती हूँ कुछ और। तो ऐसे जब भी मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरी गलती जरूर बताना, ताकि मैं उसको सुधार कर पाऊँ। ठीक है, चलिए अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फिर से देखिए, जीन पियाजे मैंने आपसे बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें एक चीज लिखी है कि बच्चे जब नई जानकारी, देखिए बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं, स्कीमा की बात कौन करता है, डायरेक्ट पूछेगा जीन पियाजे, स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मान लीजिए मैं आपको एक जो है आज कुछ नई चीज पढ़ाऊं, ठीक है, कोई भी नई चीज समझ लो, मैंने मान लो आपको बता दिया कि कुछ नया हुआ है, तो आपने इस नई जानकारी से सामना किया, तो आप क्या करोगे, अपनी मानसिक संरचना स्कीमा में संशोधन करोगे। स्कीमा क्या होता है, जिसमें जो हमारा ब्रेन है ना, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसी को हम स्कीमा बोलते हैं। तो आपने जस्ट क्या किया, आपने अपना जो ब्रेन है, इंफॉर्मेशन जो पहले से थी, आपने उसको मॉडिफाई किया है, आपने उसको संशोधन किया है। तो जीन पियाजे को क्या बोलते हैं? जब भी संशोधन का वर्ड आए, याद रखना उसको हम बोलते हैं समायोजन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, यहां पर देखिए इंग्लिश में भी देख लीजिए, तो हम एकोमोडेशन बोलते हैं। जब भी कोई न्यू इंफॉर्मेशन आती है और आप अपने स्कीमा में संशोधन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं समायोजन या फिर एकोमोडेशन। बस इतना सा, एक चीज मेरी बात मानो, कहीं पर भी अगर आपको संशोधन लगता है ना, तो वो आपका समायोजन होगा, एकोमोडेशन होगा। ठीक है, बाकी और भी चीजें बता देती हूँ। एसिमिलेशन का मतलब होता है ना, आप कोई चीज ऐड कर रहे हो, कभी भी पूछे कि इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो वो हमारा एसिमिलेशन होता है। संशोधन करने को हम एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखना। चलिए अब ये देखते हैं, अब वाइगोस्की और जीन पियाजे, ये ना है ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहां पर आप देखो कि इसमें पूछ रहा है ना कि ले वाइगोस्की ने इसमें से किसकी व्याख्या नहीं की है। अब आपको थ्योरी तो पता ही होगा कि ले वाइगोस्की स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं, प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं, ZPD की बात करते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए पेपर सॉल्व करने से पहले अगर आपका कोई भी साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड थ्योरी क्लियर नहीं है ना, कमेंट करना, क्योंकि थ्योरी क्लियर करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाकर आप कर पाएंगे। तो देखिए ये तीनों की बात करते हैं वाइगोस्की, बट इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं की है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, मतलब अनुबंध। इन्होंने तो सामाजिक की बात की है, बट कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं की है। ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह से गलत हो गया। इन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बात की है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट तो नेगेटिव हो गया ना, तो इस वजह से पहला आपका सही हो जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देखिए लिखा है कि ले वाइगोस्की इसमें किसकी बात नहीं करते हैं, तो पाड़ लिखा है, स्कैफोल्डिंग, प्राइवेट स्पीच है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, बट सामाजिक अनुबंध गलत आ गया। इन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बात की है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट की। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलिए अब ये देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि ले वाइगोस्की के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में इसमें से कौन सी जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप बताइए, ले वाइगोस्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट सामाजिक में किसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है? उन्होंने समाज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। तो जब भी समाज का कहीं पर भी लिखे ना, आपको तुरंत उस पर आंख बंद करके टिक करना है, क्योंकि ये समाज की बात करते हैं। स्कीमा की बात तो पियाजे करता है, सामाजिक की बात तो ले वाइगोस्की करते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही हो जाएगा। जैसे कि आप इसमें देखिए,
इसकी इन्होंने सोशल इंटरेक्शन की अभी थोड़ी देर पहले बताई थी ना, लेवाइगोस की बात करते हैं। स्कीमा की बात पियाजे करता है, रिफ्लेक्सेस की बात भी पियाजे करता है। ठीक है, सारी मैंने थ्योरी में पढ़ाई हुई है पियाजे के। चलिए, आज हमारा पहला दिन है तो आज हम थोड़े से कम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ आप में से कितने लोग पढ़ने के लिए जो हैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। देखिए, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, आपको पता है लॉरेंस कोलबर्ग से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, फिर भी लोग गलत कर देते हैं। इन्होंने 3 स्टेजेस दिए हैं, 6 लेवल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी इतना कंफ्यूजन होता है। बहुत डिटेल में अच्छे से समझा दूंगी आपको। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि क्लासेस मेरी मिलती रहें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का भी कमेंट बॉक्स में है, वहां पर भी ज्वाइन हो जाना, अपडेट आपको मिलता रहेगा। देखिए, इन्होंने 3 स्टेजेस की बात की है, और 3 स्टेजेस आपको क्रम में पता होना चाहिए। पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, यही होगा इनके स्टेजेस का। बाकी आपको तीनों पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको सही वाला देखना है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। इंग्लिश में भी बता देती हूं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, दैट्स राइट। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम याद रखो। वैसे सीडीपी इंग्लिश में पढ़ने की ज्यादा कोशिश कीजिए। चलिए, अब आप टीचर बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। 15 आपका कंटेंट आता है, 15 आपका पेडागोजी आएगा सीडीपी में। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर क्या लिखा है कि प्रगतिशील शिक्षा, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ना, वो शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए। कौन जो है इन चारों में से कौन जो है वो सेंटर में होना चाहिए? क्या परीक्षाएं, अध्यापक, माता पिता या विद्यार्थी? ये तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विद्यार्थी जो स्टूडेंट है ना, वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में आपका केंद्र में होना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब हार्वर्ड गार्डनर से आ गया है। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आसान आता है। ठीक है, देखिए लिखा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए। बात किसकी कर रहा है ये? कवि और लेखक का। आप बताओ, कवि और लेखक में क्या होना चाहिए? उसको भाषा का ज्ञान होना चाहिए ना, क्योंकि वो लिखेगा। कवि तो लिखते ही हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 भाषा का ज्ञान होना चाहिए। शारीरिक गति तो ये कैनेस्थेटिक के लिए होना चाहिए, ना कि और अंतःवैयक्तिक भी नहीं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। जैसे कि आपको मैं इसमें बताना चाहूं, इंट्रापर्सनल, आपको मैंने इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, इंटर मतलब क्या होता है और इंट्रापर्सनल, इन दोनों को मैं डिटेल में आपको समझा दूंगी अलग वीडियो में। ठीक है, लिंग्विस्टिक, ये बॉडी कैनेस्ट्री की, ये तो होगा नहीं, स्पेशल भी नहीं होगा। भाषा की बात जब भी आएगी और कवि लेखक, तो आपका हमेशा भाषा ही होगा, लिंग्विस्टिक होगा। ओके, चलिए फिर आ गया आपका एजर्शन एंड रीजन, जो कि बहुत पूछता है। चलिए देखते हैं। देखिए, कथन में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यस, आप टीचर हो, आपको बच्चों को हमेशा, कोई भी प्रॉब्लम भी बच्चा काम कर रहा है ना, तो उसके जो भी विचार है उसको बच्चे को बताने दीजिए, उसको अप्रिसिएट कीजिए। ठीक है ना, मोटिवेट कीजिए। देखिए, सीडीपी में कुछ टैग वर्ड्स होते हैं, पिछली बार मैंने टैग वर्ड्स बताया, उससे इतने सारे बच्चे जो हैं मोटिवेटेड हो गए और उनका क्वेश्चन भी बहुत सॉल्व हुआ। ये टैग वर्ड्स एक ट्रिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसको देखते ही आप तुरंत सारे ऑप्शंस में से एलिमिनेट करना जान जाएंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप बताओ, क्या कथन सही नहीं है? एकदम सही है, बट कारण देखो क्या इसके संबंध में सही लिखा है। लिखा है कि भाषा, जो आपकी लैंग्वेज है और जो सोच है, वो एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। आप मुझे बताइए, आपकी लैंग्वेज और आपकी जो सोच है, क्या वो अलग है, स्वतंत्र है? वो तो स्वतंत्र नहीं है, वो इंटरडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप इंग्लिश बोलने के लिए तुरंत आप क्या करते हो? आपको लैंग्वेज बोलना है इंग्लिश, तो आप तुरंत अपने दिमाग में उसका ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देते हो। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, ना कि स्वतंत्र हैं। तो आपका आर गलत है, ए सही है। तो ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 सही है हमारा। ये नीचे ऑप्शंस पे कभी मत जाना, ये सारे गलत होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं 12 पे। ये देखिए, जेंडर से क्वेश्चन आता ही है। आपकी कक्षा में जब भी कोई लड़का रोता है तो बच्चे उसको क्या बोलते हैं? अरे तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, क्यों लड़कियों की तरह व्यवहार कर रहे हो? ये क्या दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप। जब भी कोई ये बोले ना कि तुम क्यों लड़कियों की तरह ये कर रहे हो, तुम क्यों लड़कियों की तरह जो है गुड़ियों से खेल रहे हो, तो वो हमेशा आपका रूढ़िवादिता सोच को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 4 स्टीरियोटाइप। चलिए, विद्यार्थियों के अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए? देखिए, आपको, आप एक टीचर हो, आपको हर एक बच्चे की रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि हर एक बच्चे में
इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, तो आप उसको कैसे देखोगे? क्या आप उसको एक बाधा के रूप में देखोगे अपने लर्निंग में, बच्चों को पढ़ाने में? बिल्कुल भी नहीं। आपको तो बल्कि हर एक बच्चे की जो अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसको रिस्पेक्ट करके उसको क्लास में आपको सबको सम्मान देना है। विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में, या फिर एक प्रकार के असामान्य, मतलब आप किसी को बहुत अच्छा बोलो किसी को बुरा बोलो, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में। अब अभिसारी क्या होता है? देखिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग वैसे उतना अच्छा नहीं होता है। अभिसारी का मतलब होता है आप बस एक सेंटर पे सोच रहे हो, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट अभिसारी। तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। प्लीज कमेंट में आंसर जरूर लिखिए। तो ये है, जब भी बच्चों के अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सभी में विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो ये क्या है? ये नेचुरल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये सभी के अंदर, ये सभी का यूनिकनेस दिखाता है, ठीक है? आपको इसकी रिस्पेक्ट करनी है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। चलिए, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक से कुछ नहीं होता है, बस ये है कि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंचेगी जो फ्री में तैयारी करना चाहते हैं। अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में इसमें से कौन सा सही नहीं है? आप बताओ, मूल्यांकन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अधिगम मतलब लर्निंग, मूल्यांकन हम किस लिए करते हैं? हम देखने के लिए कि बच्चे का कितना प्रोग्रेस हुआ है, बच्चे को क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस लाने चाहिए। तो सही नहीं है, गलत वाले पे जाना है, याद रखना, नहीं पे ध्यान देना है। देखो, मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, ऑफकोर्स ब्रॉड होना चाहिए, मूल्यांकन सतत होना चाहिए, मतलब हर दिन आप मूल्यांकन करो, ये नहीं कि साल में एक बार परीक्षा ले रहे हो, ये गलत है। मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करना चाहिए, ये गलत चीज लिखा है। ये दोनों तो सही है कि मूल्यांकन होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, सतत होना चाहिए, बट उसने स्टैंडर्डाइज कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया, जो कि गलत है। आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते हैं और ये चीज गलत है। मानकीकृत परीक्षण जो है नेगेटिव वर्ड है जिसे आपको तुरंत गलत करना है। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए। ऑफकोर्स सेल्फ आप खुद अपना मूल्यांकन कर सकें, ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको हमारी पढ़ाई में जो है इंक्लूड करना चाहिए। तो गलत क्या है? ऑप्शन नंबर 3। चलिए, और ये हमारा आज का लास्ट है, 15 आज कर लेते हैं। मैं देखना चाहती हूँ पहली क्लास में कितने लोग जो हैं आए हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो 30-30 क्वेश्चन का सेट लगाएंगे। शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में रचनात्मकता और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? देखिए, रचनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी, समस्या समाधान का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप टीचर बन गए हो, आप क्लास में जाओगे, आप क्या चीज ऐसे करोगे कि बच्चों के अंदर रचनात्मकता और समस्या समाधान आए? क्या आप बच्चों से ये पूछोगे कि तुमने आज क्या खाया, तुम गांधी जी का जन्मदिन किस दिन है? ये सारी चीजें ना प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिएटिविटी नहीं दर्शाती हैं। आपको बच्चों को ये पूछना चाहिए कि जो इतना ट्रैफिक लग रहा है, जिससे इतना पोल्यूशन आ रहा है, बारिश होती है, बाढ़ आता है, इसका क्या रीजन है, क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे का तर्क क्या है? तो इससे क्या होगा ना, 30 बच्चे होंगे ना, तो आपको 30 आंसर मिलेगा अलग अलग तरीके का। बच्चे के पास इसके 4 से 5 आंसर होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए। आपका नाम क्या है, इससे क्या बच्चे के अंदर आएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग? गलत। आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हो? बच्चा इस पे बताएगा कि हमको जो है अपना पर्सनल जो व्हीकल है उसको यूज ना करके हमको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा गाड़ियां जाएंगी उससे इतना फ्यूल निकलता है, ईंधन से इतनी धुआं निकलता है, तो पॉल्यूशन होगा। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बताएंगे। आप जितना ज्यादा हो सके आप साइकिल का यूज करिए, ठीक है? तो ऐसे बच्चे बताएंगे। बहुत अच्छा आंसर है। आप कहाँ रहते हो वो बता देगा, हम दिल्ली में रहते हैं, इसमें क्या फायदा? भारत को आजादी कब मिली बता देगा, 1947 में, इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 2। आपका क्या नाम है, ये तो तुरंत अपना नाम बता देगा, बैठ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। एंड हमने को पता है कि मैप वाले क्वेश्चंस ना बहुत आते हैं। अगर यहां पर आपको मैं इंग्लिश भी दिखा दूंगी, आप यहां पर इंग्लिश भी पढ़ सकते हो और यहां पर हिंदी भी। देखिए, सबसे पहले मैप वाले क्वेश्चन को ना करने के लिए आपको 2-3 चीजों को मैं बताऊंगी। एक तो आप इंडिया का जो मैप है ना उसको हर दिन आप प्रैक्टिस करो कि कौन सा स्टेट कहां पर है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली के यहीं पे बगल में यूपी है। हर एक स्टेट का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि स्टेट कौन सा नॉर्थ में है, साउथ में है, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? बाकी मैं ट्रिक बता दूंगी। जैसे कि इसमें इस क्वेश्चन ने पूछा है, धीरे धीरे इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। इतना तो आपको पता ही होगा। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा, हाँ देखिए, यहां पर मैं एक चीज बना रही हूं, यहां पर देखिए, ये तो आपको पता होगा कि ये हमारा जो है ईस्ट होता है, ये हमारा यहाँ पर वेस्ट है, और यहाँ पर हमारा साउथ है, और ऊपर आपका यहाँ पर नॉर्थ है। इतना आपको पता होगा
ठीक है, जिसे हम हिंदी में इसको बोलते हैं ईस्ट को पूरब, इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं उत्तर, इसको दक्षिण। ये आपको ऐसे थोड़ा सा साइन अपने दिमाग में रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है कि आप रेलवे स्टेशन पे हैं, जैसे जैसे बोलेगा ना आपको अपना मैप वैसे ही बनाना है। आप रेलवे स्टेशन पे हैं और आपको अपने होटल जाना है। आपको अपने होटल जाना है तो आप मानचित्र में सुझाए अनुसार रास्ते पर चलते हैं। मानचित्र में क्या है कि इस मानचित्र के अनुसार आप पहले 60 मीटर ठीक पूर्व की तरफ, अब ये ईस्ट वाला देखो, ये इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं, इसको हम पश्चिम बोलते हैं, वेस्ट को। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है फोन में। ये पश्चिम हो गया और साउथ को आप दक्षिण बोलते हो। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्या बोला है कि आप पहले 60 मीटर ठीक पूर्व। तो आप बताइए पूर्व कौन सी साइड में है, यही तो है ना हमारी, ये पूर्व तो यही है, ये देखिए ये वाला पूर्व है ना। तो आपको भी इसी रास्ते में ऐसे पूर्व 60 मीटर में कर देना और यहाँ पर ठीक आपको 60 मीटर लिख देना है। देखिए ये 60 बना है, ठीक है, 60 मीटर ठीक पूर्व। फिर 200 मीटर जो है वो ठीक उत्तर, उत्तर का मतलब ये नॉर्थ। तो नॉर्थ कहाँ पे बना है, नॉर्थ के लिए तो आपको ऊपर जाना होगा, तो ऐसे ऊपर करके, और कितना लिखा है 200 मीटर, तो नंबर भी लिखते जाइएगा, 200 मीटर ठीक उत्तर। फिर 350 मीटर ठीक पश्चिम। आप बताइए पश्चिम किधर होगा, इसी साइड में होगा, तो आपको फिर इस साइड मुड़ना है। जैसे जैसे बोले आप मुड़ते जाइए। 350 मीटर, तो 350 मीटर तो इतना होगा क्योंकि नीचे का ये 60 है, तो यहाँ पे हो गया हमारा 350 मीटर पश्चिम। और फिर अंत में वो ठीक उत्तर में 40 मीटर चलकर होटल पहुंचता है। तो उत्तर में जाने के लिए आप बताइए ऊपर करोगे कि नीचे करोगे। ये नॉर्थ आपका ऊपर की साइड में है ना उत्तर, तो हम भी क्या करेंगे ऊपर की साइड में चलेंगे। कितना, 40 मीटर। तो ऊपर चल के और यहां पर आप 40 मीटर लिख दीजिएगा। हो गया। अब देखो मैं आपको बता रही हूं, हो गया। अब ये पूछ रहा है कि होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा। आप बताइए यहां पर आप रेलवे स्टेशन पे थे और अभी आप कहां पर पहुंच गए हो, होटल पहुंच गए हो, यहां पर आप होटल पहुंच गए। अब इसने क्या पूछा है कि होटल के सापेक्ष। देखो इस वर्ड को ध्यान रखना हमेशा। देखिए मैं अंडरलाइन कर रही हूं, जब भी पूछे ना किसी के भी सापेक्ष, अगर होटल के सापेक्ष पूछे ना तो वहीं पर उसको सेंटर मान के ऐसे गोला बना के अपना पूरा डायरेक्शन बना दो। इंडिया मतलब जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, जिसके सापेक्ष पूछे ना वहीं पर ऐसे गोला बनाओ और ऐसे लाइन खींच दो। ठीक है, फिर उसके बाद से आप देख लेना कि ये आपका, जैसे कि मान लो होटल के सापेक्ष पूछा है ना, तो होटल ये है, तो ये मान लो मैंने यहां पर ऐसे गोला बना दिया। देखिए यहां पर मैंने ऐसे, क्योंकि इसी के सापेक्ष पूछा है, मैंने यहां पर गोला बना के तुरंत यहीं पर डायरेक्शन खींच लो ऐसे। देखो डायरेक्शन खींच लिया। अब क्या पूछा है, होटल के सापेक्ष इसकी दिशा पूछा है, रेलवे स्टेशन की। ये आपने ऐसे उस कर लिया। आप बताइए, मैं यहां पर एक बार लिख देती हूं। यहां पर नॉर्थ हो गया आपका, यहां नीचे आपका साउथ है, यहां पर आपका ईस्ट है, यहां पर आपका वेस्ट है। इतना तो पता होना चाहिए। यहां पर देखो, अब आप बताओ होटल के सापेक्ष, ये होटल था ना, होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन ये रहा, इसकी दिशा क्या होगी आप बताइए। इसकी दिशा तो यही होगी ना, ये वाला यही तो होगा। ये देखिए तो क्या होगा, इसके दोनों के बीच में क्या आता है, साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट। बहुत आसान है। देखो जिसके सापेक्ष पूछेगा ना, जिसके सापेक्ष, होटल के सापेक्ष पूछा था तो हमने यहां पर गोला बनाया, गोला बना के तुरंत डायरेक्शन खींच दो। डायरेक्शन खींचने के बाद देखो कि ये जो रेलवे स्टेशन है वो कहां पड़ रहा है, तो इन दोनों के बीच में पड़ रहा है। तो इन दोनों के बीच के लिए यहां पर आपका ईस्ट होता है, यहां पर आपका साउथ होता है, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व। ठीक है, बहुत आसान है, फिर भी ना समझ में आए कमेंट करना। तो ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट, जिसे हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व। एक होमवर्क भी दूंगी, वो आपको करना है। चलिए, काफी समय लग गया, पहली बार समझा रही थी आप सभी को इसलिए। चलिए दूसरा देखिए। मीना, देखो यहाँ ये बहुत आसान है, इसमें तो कम समय लगेगा। मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती है। तो चांद देखने आप कौन से त्योहार में जाते हो, करवा चौथ में। बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूं। ये इतनी बार मैंने कराया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको एक बार आप कोशिश कीजिए। नहीं होगा मैं इसको कल करा दूंगी, बट प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत आसान है। औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। दूरी दिया है, समय को जोड़ लो, बस इसका आंसर निकल जाएगा। अब ये देखिए, 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये आप ही सबका पेपर है जो अभी हुआ है रिसेंटली में, तो वो कौन है, सुनीता विलियम्स। सब यही तो है ना, जो 6 महीने से अधिक समय तक रही थी, प्रथम भारतीय महिला। तो ये तो रटने वाली चीजें हैं, आप रट लीजिएगा।
चलो, ये क्वेश्चन इस बार ईवीएस में बहुत शिकायत थी क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस थोड़े से बाहर से भी क्वेश्चन बहुत पूछे थे, उसमें से ही है एक। देखिए, सुलभ द्वारा रचित स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा किया जाता है। सिंपल सा पूछा है कि सुलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि सुलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक हैं। ठीक है, बिंदेश्वर पाठक। एक चीज याद रखो, ये जो नीचे वाले आंसर है ना, ये रिस्पॉन्स सीट है, तो ये नीचे वाले आंसर पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये तो स्टूडेंट्स अपने मन से लगा देते हैं जो उनको लगता है। ये क्वेश्चन इस बार भी रिपीट करेगा, याद रखो, जो भी नया क्वेश्चन मिले तुरंत कॉपी में नोट करो। सुलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक कौन है? बिंदेश्वर पाठक। और प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें इस क्लास को। चलिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप, एक बार इसको इंग्लिश में भी बता देती हूं। यहां पर देखिए, ये हमारा 66 है, तो इसमें क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन इज स्लो व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। इवेपोरेशन तो आप सभी को पता ही होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? वाष्पन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? डिक्रीजेज एंड द विंड स्पीड इज लो। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। तो ये साइंस का क्वेश्चन पूछ लिया था 66 में कि जो इवेपोरेशन होता है उसके कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब जो एटमॉस्फेयर है ना, वायुमंडल का ताप, वो घटता है। ठीक है, तभी होती है। और वायु के जो बहने की चाल है वो कम होती है। तो इसका तीसरा सही है। चलिए, अब ये कर लेते हैं। देखिए, कक्षा 5 की एक पर्यावरण, यहां पर देखो, एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से भूकंप के मानवीय कारणों की सूची बनाने को कहती है। रवि ने इसका सही कारण लिखा है। देखिए, ईवीएस में भी आपका कंटेंट और पेडागोजी मिक्स आता है, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। तो क्या है इसका आंसर, क्या होगा? तो इसका आंसर है खनन के क्रियाकलाप। आप मुझे बताइए, एक बार इंग्लिश भी आप देख लीजिए। खनन का मतलब होता है माइनिंग। ईवीएस टीचर क्लास 5th की है, वो स्टूडेंट से पूछती है कि तुम लिस्ट बनाओ एंथ्रोपोजेनिक कॉज ऑफ अर्थक्वेक। तो रवि ने इसका करेक्ट कॉज क्या लिखा है? तो वो है माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग का मतलब, रवि ने इसका कारण लिखा है कि जो जितने ज्यादा माइनिंग्स होते हैं ना, खनन होता है, उससे क्या होता है? भूकंप के जो मानवीय कारण कि हम मनुष्य कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से भूकंप बढ़ रहा है, भूकंप हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है। तो उसने कारण में क्या लिखा है? रवि ने इसका सही कारण लिखा, वो है खनन। जितना ज्यादा माइनिंग ह्यूमन तो करते हैं, आपको पता है, अपने फायदे के लिए हम जो नेचर है उसके साथ भी कई बार उसमें हम हस्तक्षेप कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे उसके डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। तो याद रखना, खनन के क्रियाकलाप। चलिए, अब ये हो गया हमारा 68। और अगर आपको कभी लगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, इसमें क्या लिखा है कि घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात एवं धूल से बचाता है। कारवा केरिवन पर एक घर होता है, क्या होता है? इंग्लिश भी देख लो। देखिए, लिखा है कि हाउस प्रोटेक्ट, घर हमको हीट से, कोल्ड से, रेन से, डस्ट से प्रोटेक्ट करता है। कैरवन इज अ हाउस ऑन, कैरवन जो घर है वो किस पर है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो व्हील्स पे है। जो कैरवन जो है, व्हील्स पर एक घर होता है, मतलब पहिया, ठीक है ना, जिसे हिंदी में पहिया बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा था, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपके में भी पूछ सकता है इस बार भी। तो इसका हो गया हमारा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, तो हमारा 68 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 व्हील्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं पहिया। चलिए, 69 टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, इसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। यहां पर देखो, सिंपल सा लिखा है कि आप बताओ भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने होते हैं। हम आपको पता है ना, करंट में हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये नाम आपको पता होना चाहिए, और ये नंबर्स भी इसे पूछता है। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का युगल चुनना है। नागालैंड और मिजोरम स्टेट है, त्रिपुरा झारखंड भी स्टेट है, झारखंड और चंडीगढ़, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसमें बहुत से लोग चंडीगढ़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, नाम याद रखना। चलिए, अब लिंग, मतलब जेंडर से क्वेश्चन बहुत पूछता है कि आपको पता होना चाहिए कि लिंग समानता क्या है, जेंडर इक्वालिटी क्या है, और इस बार भी बहुत पूछा है ईवीएस में खास करके।
चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा जेंडर इक्वालिटी है, लिंग समानता है। और ये नीचे इस पे ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें एक दो में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। एलिमिनेट करो, सबसे बेस्ट क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। वो कैसे करना है, चलो देखते हैं। आप देखो, क्या व्यक्ति के लिंग के आधार पर भेदभाव का ना होना, ये लिंग समानता है। यस, मतलब हमको ये नहीं देखना चाहिए कि लड़का लड़की, कई बार लड़कों को भी बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि मतलब लड़के की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाई करके नौकरी लेकर अपने घर वालों की सेवा करना। ऐसा नहीं है, दोनों इक्वल है। तो इसलिए ये तो सही है कि आप किसी भी पर्सन को उसके जेंडर के आधार पर भेदभाव का ना होना, ये सही बात है। महिलाओं तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तौर पर निर्धारित भिन्नताओं को समझना, ये गलत है। आप बताओ, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके बीच सामाजिक तौर पर, मतलब जो समाज में होता है उसके बेस पे आप उनके अंदर डिफरेंसेस को समझ रहे हो, ये कौन सी इक्वालिटी है। पहली बात तो ये कि हमको सामाजिक तौर पर जो भी चीजें निर्धारित हैं कि महिलाएं घर के अंदर रहती, ये सारी चीजें तो नेगेटिव हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तीसरा है कि विद्यमान लिंग भेदों तथा विषयों को महसूस करने की क्षमता रखना। अब ये भेद यहाँ पर समानता की बात पूछ रहा है और यहाँ पर भेद लिख दिया है, तो ये तो एकदम उल्टा हो गया, ठीक है ना। ऐसे आप एलिमिनेट करो तो ये तो एकदम गलत हो गया। पहला हमारा सही है, किसी भी लिंग के व्यक्ति के प्राप्त शिक्षा के स्रोत समान होना। यस, समानता की बात पूछ रहा है तो समानता होना ही चाहिए। ए और डी सही है। आप देखो, कोई भी बॉय हो गर्ल हो, आप शिक्षा के स्रोत, एजुकेशन मतलब कि मैथ्स को लेकर, कि लड़के जो हैं मैथ्स उनका बहुत अच्छा होता है, उनको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में डालो, और लड़कियों को बायोलॉजी मतलब मेडिकल में, तो ये चीजें भी समान होनी चाहिए। तो हमारा 4 हमारा सही हो जाता है। चलिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया, इसको भी मैं आपको समझाऊंगी। मैप वाले क्वेश्चन याद रखना, जिसको मैप नहीं पता है ना, आप 4 से 5 नंबर अपना गंवा दोगे, ठीक है। और ये 100% कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आता है, पता नहीं कितनी बार तो रिपीट हो चुका है। चलिए देखते हैं, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष आपने मैप बना दिया। अब मुझे तो पता है कि कौन सा स्टेट कहां पे है, तो मैं तो आराम से ऐसे बना दूंगी। मैंने बना दिया। भारत की राजधानी कहां पर है, आप बताओ दिल्ली कहां पर है, तो दिल्ली यहां पे सेंटर में है ना, ऐसे यहां पे। उसके बाद से पूछ रहा है कि दिल्ली तो है हमारी राजधानी, इसकी स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश, इसी के सट्टे में ही हमारा यहां पर उत्तर प्रदेश आता है। मैं यहां पर ऐसे यूपी लिख देती हूं, ठीक है। और चंडीगढ़ मतलब पंजाब की राजधानी, पंजाब जो है ना दिल्ली से ऊपर है, यहां पर एकदम जस्ट उसके ऊपर है, आपने देखा होगा मैप में। अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगी, ये पंजाब है। तो अब देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था ना, किसके सापेक्ष पूछ रहा है, जिसके सापेक्ष पूछेगा वहीं पर गोला बनाओ और वहीं पर डायरेक्शन खींच दो। भारत की राजधानी के सापेक्ष पूछ रहा है तो ये हमने गोला बना दिया और हमने अपना ऐसे डायरेक्शन भी खींच दिया। देखिए, मैंने ऐसे डायरेक्शन भी खींच दिया। अब आपको इतना तो पता है कि यहां पर हमारा ईस्ट होता है, यहां पर हमारा वेस्ट होता है, यहां पर हमारा साउथ है, ऊपर हमारा नॉर्थ है। अब इसने क्या पूछा है कि दिल्ली के सापेक्ष लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है ना लखनऊ, उसकी आपको दिशा बताना है। तो आप मुझे एक बार इसमें देख के बताओ, ईमानदारी से बताना, क्या आपको ये उत्तर प्रदेश साउथ और ईस्ट के बीच में नहीं लग रहा है? बताइए, है कि नहीं? यहां पर आप देखो ना, यहां पर यूपी यहीं पे तो आता है, दोनों के बीच में है, तो साउथ ईस्ट आपको पता चल गया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां पर है, मतलब दिल्ली के सापेक्ष साउथ ईस्ट में है। तो एलिमिनेट कर दो, साउथ ईस्ट कहीं नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। देखा आपने, एक से भी आप निकाल सकते हो, बट फिर भी मैं आपको दूसरा बताऊंगी। और चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी, आप बताइए पंजाब की राजधानी आपको किस साइड में लग रही है? यहां पर देखिए, ये ऐसे कलर चेंज करके बताती हूँ। यहां पर आप ऐसे, आपने ऐसे पूरा लाइन हम ऐसे ही खींचते ना, तो क्या ये पंजाब जो है हमारा, यहां पर आप देखो, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नहीं है, उत्तर और पश्चिम के बीच में, इसके सापेक्ष देखना है, याद रखना। ये जो बीच में मैं गोला बनाया ना, इसी के सापेक्ष, क्योंकि इसी के सापेक्ष पूछा है। और दिल्ली यहीं पे है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, ये देखो इसके बीच में, सॉरी पंजाब इसके बीच में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका पंजाब तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, मतलब उत्तर पश्चिम, तो बस आ गया आंसर। देखा आपने? तो ये तरीका होता है, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अगर मैं आपको इसको मैप पे करके दिखाना चाहूं तो एक बार, तो देखिए इस मैप में मैं आपको समझा रही हूँ। दिल्ली के सापेक्ष पूछा था, दिल्ली आपका यहां पर है, तो आपको यहां पर ऐसे गोला बना देना है। दिल्ली के बाद से पूछा था कि आप बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी, यहां पर आप देखिए उत्तर प्रदेश है, और पंजाब पूछा था तो पंजाब यहां पर है। तो पूछा किसके? दिल्ली के सापेक्ष, तो बस यहीं पर ऐसा अपना डायरेक्शन बना दो। बना दिया आपने। यहां पर आपका ईस्ट है, यहां पर आपका वेस्ट है, यहां पर आपका साउथ है, और यहां पर आपका नॉर्थ है ऊपर। अब क्वेश्चन क्या पूछा था? तो क्वेश्चन ये पूछा है कि दिल्ली के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी दिशा में है? तो साउथ ईस्ट में है,
एकदम क्लियर दिख रहा है आपको, यहां से देखना है, साउथ ईस्ट में आ गया इसको देखकर। फिर पूछा है कि पंजाब किस साइड में है, तो पंजाब भी आपका यहां पर है, ये देखिए, तो पंजाब भी आपका किस साइड में पड़ गया, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो बस इतना ही है। मैप अगर आप समझ गए ना तो बहुत आसान है ये। ठीक है, चलिए देखिए 72 क्वेश्चन है कि पृथक्करण की प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग ओखली में पिसने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत आसान है, बाली। इस क्वेश्चन को लेकर लोगों में इतने कंफ्यूजन आ गए थे कि किसका, अरे भाई बाली ही तो होगा जिसको पीसा जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। देख लीजिए, सेपरेशन प्रोसेस में जो बाजरा होता है आप उसका क्रश किस चीज को करते हो, कोप्स को, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बाली। चलिए अभी हमारा है 73 क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा है कि वे जगह जहां तापमान अक्सर 0 डिग्री से नीचे नहीं गिरता है उनके नाम पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा ऐसा जगह है जहां पर, इंग्लिश में भी देख लो, प्लेस वेयर द टेम्परेचर डज नॉट यूजली ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर, तो वो कौन सा है, तो वो है कानपुर और रायपुर। ठीक है, याद रखना नाम। चलिए, और इस पे ध्यान देना, नहीं गिरता है, 0 डिग्री से नीचे नहीं गिरता है, तो वो है कानपुर और रायपुर। चलिए, एक जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है प्लीज उसको जरूर करना, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ आप लोग कितने सीरियसली तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। वो एक रसोइया बिरयानी बना रहा है, ठीक है, तथा वह चावल और पानी को अलग करना चाहता है। आपने देखा ना, ऐसे जो बर्तन होता है उसमें हम चावल को उबालते हैं, फिर पानी को अलग कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, हम इसको निथारते हैं। निथारना मतलब अलग कर देते हैं पानी को। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डीकैंटेशन करते हैं। ठीक है ना, पानी को अलग करने के लिए चावल से क्या करते हैं, डीकैंटेशन। अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जो है सर्वाहारी हैं। सर्वाहारी पूछ रहा है। अब सर्वाहारी का इंग्लिश भी देख लो, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस आपको पता होगा क्या होता है, शाकाहारी मतलब जो केवल जो है वेज फूड खाते हैं, मांसाहारी जो केवल नॉन वेज खाते हैं, शाकाहारी जो दोनों खाते हैं। ठीक है ना, दोनों होते हैं। तो सर्वाहारी इसमें से पूछ रहा है कौन है जो दोनों है, तो कौवा, सुअर और मनुष्य। मनुष्य भी तो नॉन वेज वेज दोनों खाते हैं, सुअर भी और कौवा भी, तो इसको बोलते हैं ओमनीवोरस, और जिसे हिंदी में सर्वाहारी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण जो है LAD, आपको पता है LAD क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसे ही हम बोलते हैं हिंदी में भाषा अर्जन उपकरण। बच्चों की किस बात में मदद करता है। अगर आपने नॉम चॉम्स्की की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से इसका पता होगा कि जो LAD है ना, ये बच्चे की किस भाषा अर्जन उपकरण है, बच्चा क्या चीज अर्जन करने में उसकी मदद कर रहा है LAD, तो वो जो है व्याकरण के नियम बनाने में, वयस्कों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शुरू करने में, सरलता पूर्वक दूसरी भाषा सीखने में, दूसरों बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने में नहीं, ये जो है व्याकरण के नियम बनाने में मदद करता है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्रीलाल, अब श्रीलाल है कोई टीचर, वो पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि, मतलब जो बच्चे हैं ना उनके क्लास में, उन्हीं के जो है बैकग्राउंड से, और ये हिंदी है, हिंदी वाला लैंग्वेज है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में काम आएगा, तो इसकी इंग्लिश नहीं होती है। ठीक है, तो बच्चों का जो बैकग्राउंड है, उनका जो कल्चर है, रीति रिवाज है, जो ट्रेडिशन है, परंपराएं, जो बच्चे जहां से आते हैं उनका कल्चर हो गया, उनका बैकग्राउंड, उनका ट्रेडिशन, इससे वो संबद्ध करते हैं पाठ्य सामग्री को। किसको, पाठ्य सामग्री को। तो ये क्या कर रहे हैं, श्रीलाल जो है भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं। आप अपने आप को टीचर मान लो और सोचो कि आप ऐसा कर रहे हो, आप बच्चों की लाइफ से जोड़ रहे हो, बच्चे की लाइफ, बच्चा का जो कल्चर है, जो बच्चा शुरुआत से देखता है, ट्रेडिशन है, बैकग्राउंड, तो आप क्या कर रहे हो, आप बच्चे के जीवन से जोड़ रहे हो ना, तो बच्चे के जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत है। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। ये कोई सटीकता का सिद्धांत नहीं है, ना ही समूहीकरण, ना ही अभ्यास। अगर आपने ये पृष्ठभूमि, रीति रिवाज, परंपराएं देख लिया तो तुरंत आंसर मिल जाएगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बच्चे के जीवन से जोड़ रहे हैं अपने पाठ्यक्रम को। और जब भी हम बच्चे को कोई भी पाठ्य पढ़ाते, बच्चे से जोड़ के पढ़ाते हैं ना, तो बच्चा बहुत आसानी से सीखता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। चलिए
गोवा है, आप सभी को पता है, बहुत ही प्यारा सा स्टेट है जिसमें कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। तो इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो गोवा क्या हुआ? ये तो बहुत आसान है। तो गोवा क्या हुआ? एक बहुभाषी राज्य है। एक भाषा तो है नहीं कि एक भाषा बोली जा रही है, ना ही दो भाषा, और ना ही ऐसी राज्य है जहाँ भाषाएं पढ़ाई जाती, जी नहीं, यहाँ बोली जाती हैं, लिखा हुआ है बोली जाती है। तो ये क्या हो गया? इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर कि ये एक बहुभाषिक राज्य है। आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाना क्योंकि क्वेश्चंस जो है रिपीट होंगे। चलिए भी कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर मतलब 1 to 5 पर व्याकरण पढ़ाते समय, अब 1 से 5 का बच्चा है, आप जानते ही हैं इतने छोटे बच्चे को आप अगर रूल्स पढ़ाने लगो ग्रामर्स के, वो नहीं सीखेगा। वो इवन क्लास से बाहर भी जा सकते हैं, बच्चे ऐसे भी होते हैं, पढ़ाते रहो बच्चा उठ के बाहर चला जाएगा, कह भी देगा कि समझ में नहीं आ रहा है, आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो। छोटे बच्चे तो मुंह पे बोल देते हैं, ठीक है। तो व्याकरण पढ़ाते समय आप टीचर हैं, आप किस विधि का प्रयोग करेंगे जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त भी रहें और एक दूसरे से अंतःक्रिया कर सकें? तो छोटे बच्चों को पढ़ाने का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि हम बच्चों को एग्जाम्पल्स दें। पहले एग्जाम्पल्स दो, बहुत सारे उदाहरण दो। तो बच्चा, जैसे कि आप संज्ञा पढ़ा रहे हो, मान लो आप संज्ञा पढ़ा रहे हो, अब बच्चों को सीधे ये बोल दो कि किसी भी नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सभी को संज्ञा कहते हैं, बच्चा नहीं समझेगा। आप क्या करो, आप बोलो बच्चों को कि बच्चे बताओ कि अभी तुम्हारे पास जो है कौन कौन सा सामान है, तो वस्तुओं के नाम बताएगा। बताओ तुम्हारे कितने दोस्त हैं, तो दोस्तों के नाम बताएगा। बताओ तुम कितने जगह घूमने गए हो, प्लेस के नाम बताएगा। उसके बाद से आप लास्ट में बोल दिए बच्चों इन्हीं को संज्ञा कहते हैं। तो इससे बच्चों को एग्जाम्पल्स भी पता चल गया एंड रूल्स भी समझ में आ गए। ऐसे ही 1 to 5 के टीचर्स को पढ़ाते हैं। एंड सबसे मजेदार बात बताती हूँ, जो KVS का इंटरव्यू होता है ना, उसमें डेमो भी ऐसे ही देना होता है। आप उनको ये नहीं कि डायरेक्टली वो बच्चे बन जाएंगे और आपको एग्जाम्पल से समझाना होगा, तो ये आगे भी आपको काम आएगा। कितना अच्छा तरीका है, तो वो है आगमनात्मक, जिसमें हम उदाहरण देते हैं। निगमनात्मक में तो आप नियम बताते हो, अनुवाद और पाठ्य पुस्तक नहीं। हम 1 to 5 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर 3 आगमनात्मक, एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाना है। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आप पढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ये तो बहुत आसान है। निष्क्रिय मतलब होता है पैसिव, जो मतलब किसी कभी कभी आप यूज करें, जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं जो बस एग्जाम के ही टाइम पढ़ेंगे, अभी वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो वो अभी पैसिव में चले जा चुके हैं। और एक्टिव बच्चे क्या होते हैं, जो सक्रिय बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनके लिए मैटर नहीं करता है कि पेपर जुलाई में होगा, वो आज से पता नहीं कब से पढ़ रहे होंगे, हर दिन पढ़ रहे हैं, तो उनको बोलते हैं एक्टिव। समझ जाएंगे आप। निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं, किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया, जो कभी कभारी बुक्स उठाएं। अभी आप देखो डेली क्लासेस होती हैं, उसमें से कुछ बच्चे जो हैं क्लास ही नहीं करते हैं, कभी कभी ही करते हैं, तो वो बच्चे पैसिव हैं, वो निष्क्रिय हो चुके हैं। एग्जाम का डेट आ जाएगा तब वो सक्रिय हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे, या फिर ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, ये समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया था मैंने। तो जिनका प्रयोग अब कभी कभार होता है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो इंग्लिश का यूज कभी कभी ही करेंगे, इवन इंग्लिश पढ़ते भी नहीं है, तो ये सारी चीजें क्या है, निष्क्रिय हैं। तो जिनका प्रयोग कभी कभार होता है। अब जिनका प्रयोग अक्सर होगा, अभी मैंने आपको बताया, वो तो भैया वो तो सक्रिय है कि नहीं। जिनका इस्तेमाल ये भाषा वैज्ञानिक या फिर लेखक, ये सारी चीजें नहीं होंगी। जिनका प्रयोग आप कभी कभार करते हो, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। इतने अच्छे से समझा रही हूँ, एक लाइक तो कर दीजिए इस छोटी सी मेहनत के लिए। छोटी क्या मतलब, बहुत समय लगता है क्वेश्चंस को आप सभी के सामने ऐसे प्रेजेंट करो, और आपको पता है सीटेट ने क्वेश्चंस भी प्रोवाइड नहीं किए हैं इस बार। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। इसमें देखिए त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं। एक बात याद रखो, मैं आपको पहले बता देती हूँ, त्रुटियां जो है ना कभी भी बच्चों के सीखने में बाधा नहीं पड़ती है, ना ही आपके में। इवन त्रुटियों के माध्यम से पता चलता है कि बच्चों की लर्निंग हो रही है, बच्चा सीख रहा है। त्रुटि जो है एक पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव नहीं है। टैग वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगी, तो ये हमेशा कभी भी बाधा नहीं बनेगा, बल्कि आप बच्चों की लर्निंग उसको आगे बढ़ाएगा। समझ गए? चलिए, तो त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत वाली चीज बतानी है, याद रखना। तो त्रुटियां जो है भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती हैं, ये बात गलत लिखी है और यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसने गलत वाला पूछा है, नहीं पूछा है ना। व्यवधान थोड़ी डालती हैं। अगर बच्चा मान लो आप उसको हिंदी में वर्णमाला सिखा रहे हो, बच्चा क ख ग घ के बाद सीधे चला गया वहां पे लास्ट में चला गया य र ल व, तो क्या आप उसको ये बोलोगे कि इसकी व्यवधान है, बाधा है? जी नहीं, वो बच्चा सीख रहा है, वो गलती करेगा फिर सीखेगा, फिर गलती करेगा फिर सीखेगा, ये अवसर है, व्यवधान नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 1 गलत लिखा है, गलत वाला पूछा है, सही हो गया। त्रुटियां हमेशा बुरी नहीं होती, जी हाँ, त्रुटियां हमेशा बुरी नहीं होती।
इससे आपको पता चलेगा बच्चा किस डायरेक्शन में सोच रहा है। त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आयाम है। जी हाँ, आपको पता चलेगा कि बच्चा जो है सीख भी रहा है या नहीं। बच्चा गलती ही ना करे, वो बस करे जा रहा है करे जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। ग्राफ हमेशा ऐसे थोड़ी ना होती है। त्रुटियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को, ये तो कोई बात ही नहीं हुई है। त्रुटि का मतलब ये थोड़ी है कि नहीं यहाँ सॉरी, यहाँ पे सही लिखा है, मैंने सोचा लिखा है कि नहीं है। त्रुटियां जो है द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में सहायक है। जी हाँ, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी ताकि आपको कभी भूले ना। द्वितीय भाषा क्या होता है आप मुझे बताइए। आपका हिंदी मदर टंग है तो आपकी इंग्लिश क्या हो गई, द्वितीय भाषा हो गई। कोई भी लैंग्वेज मान लो, तो वो द्वितीय भाषा जो भी आप अर्जन कर रहे हो, तो आप मान लीजिए इंग्लिश सीख रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, पहले मुझे लगा इसमें नहीं लिखा है। तो आप इंग्लिश सीखते हैं तो क्या आप एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं एकदम फ्लुएंटली? जी नहीं, आप उसमें गलती करते हैं। और जब जब आप गलती करेंगे ना, आपको एक रिमाइंड मिलेगा, आपको सीख रहे हैं, वो प्रोसेस है आपका, उसमें आप गलती करेंगे ही। इससे आप क्या कर रहे हैं, गलतियों से ही द्वितीय भाषा को अर्जन करने में, ग्रहण करने में, उस प्रोसेस में वो आपके लिए एक हेल्पफुल है, सहायक है, वो बाधा नहीं है। तो ये बात भी एकदम सही है। गलत वाला पूछा था और व्यवधान जो है एक नेगेटिव वर्ड है जो कि हमारा सही हो जाएगा। चलिए चलो ये देख लेते हैं। कल्पना करें कि आप जो है किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं, जहां पर एक्टिविटीज वगैरह होता है, वहां के आप सचिव बन गए। आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु, एक सेमिनार तो आप सभी जानते हैं, उसमें क्या किया, किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया। कोई भी भाषा वैज्ञानिक हो सकता है। भाषा वैज्ञानिक जिसको ना उसके बारे में पता हो कि ये उसके बारे में सारी चीजें, वो व्यवसाय बता सकता है आपको, शौक बता सकता है, क्या क्या फायदे हो सकते हैं उसमें, मान लो वो एकदम से मास्टर है, तो आपने उसको इन्वाइट किया है। आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं, मतलब इंटरव्यू। आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब पे होता नहीं कि कोई अगर यूपीएससी टॉप कर लेता तो उसको बुलाते हैं, कॉलेज में इन्विटेशन मिलता है। क्यों ऐसा करते हैं, आपने कभी सोचा है? ताकि उससे मोटिवेशन मिले, वो आपको अच्छे से बता सकता है, जो अपने काम में परफेक्ट हो। जैसे कि आप सीटेट किन से पढ़ेंगे, जो सीटेट क्लियर किए होंगे, सीटेट के टीचर होंगे, आप उन्हीं से पढ़ेंगे ना। तो यही सारी चीजें हैं। तो और उसमें से उनके व्यवसाय, शौक और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। तो इस गतिविधि को किस श्रेणी में रखेंगे, तो आप किस श्रेणी में रखेंगे? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप सबसे पहले तो इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे उनको सुनेंगे, आप उनसे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बच्चों को उससे बहुत फायदा मिलेगा। बच्चों को पता चलेगा कि इसमें भी व्यवसाय हो सकता है, इसमें भी हमारे शौक, भविष्य में क्या फायदे हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, आप सबसे पहले तो बच्चा सुनेगा, और जो वाचन हो रहा है, वहां पे जो डिस्कशन हो रहा है, उसको वो भी, उससे बच्चों के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो इससे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। चलिए, पहला लिखा है कि श्रवण और लेखन। लेखन क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर तो इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू में लेखन थोड़ी होता है, ये तो लेखन से ही काट देंगे। वाचन और लेखन, लेखन तो हो ही नहीं रहा है, गलत। पठन और श्रवण, पढ़ाया थोड़ी जा रहा है वहां पे तो डिस्कशन हो रहा है, उसको सुन रहा है बच्चा, तो ये पठन से गलत हो जाएगा। चौथा देखिए, श्रवण और वाचन। जी हाँ, बच्चा सुन भी रहा है, और जो वाचन हो रहा है, जो डिस्कशन हो रहा है, वो एक एक्टिविटी है जिससे बच्चे को बहुत फायदा होगा, बच्चा सुनेगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। देखा आपने, एलिमिनेट किया करो, एलिमिनेट से आपके आंसर तुरंत आ जाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा, आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं इस बार काफी ट्रिकी हैं, आसान नहीं कह सकते हैं इसको। पृथ्वी जो है, मान लीजिए पृथ्वी है, वो सूर्य के एक मिनट सूर्य बना देती हूं, ये रहा। तो पृथ्वी क्या कर रही है, इसके यहां पर देखिए, अब समझ में आ जाएगा। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर, ये रहा सूर्य, ठीक है, चारों ओर घूमती है। इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना, ये फैक्ट है ना, अब इसमें कुछ फेक तो है नहीं। तो इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना संबंधित लेखन को आप किस श्रेणी में रखेंगे? तो इसको मैं, आप ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगी, आप तुरंत देख लेंगे। विवरणात्मक लेखन का मतलब आप समझ जानते हो, जहां पर बहुत ही ज्यादा डिस्क्राइब किया हो, जैसे कि कहानी सुना, मैं कोई टॉपिक बताऊं, खूब ज्यादा उसको लंबा चौड़ा समझा रही हूँ, आपको विवरण दे रही हूँ। वृत्तांतमक तो एक स्टोरी होती है, तो आप समझते हैं, शॉर्ट स्टोरी होती है। प्रत्ययकारी लेखन, जिसमें आकर्षक उसको किया जाता है, जैसे कि मैं कोई ऐसी चीज आपको बताऊं जिससे जो आपको काफी अट्रैक्ट करे, आपको मजा आए। बट ये तो तथ्यात्मक है ना, इसमें ये अट्रैक्ट थोड़ी ना आप कर रहे हो। यहां पर पहला लिखा है प्रतिपादक लेखन, जिसे हम व्याख्यात्मक ही बोलेंगे, बट यहां पर लिखा है ये प्रतिपादक लेखन है। इसका मैं हिंदी में आपको बता रही हूं, अच्छी तरह समझाना। प्रतिपादक लेखन का मतलब होता है अच्छी तरह से समझाओ, या फिर अच्छी तरह से उस बात को कहो, उसको बोलते हैं प्रतिपादक लेखन। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना संबंधित लेखन को आप पहले में रखेंगे, क्योंकि यहां पर आप बस ये नहीं बता देंगे कि ऐसे घूम रही है, आप इसको अच्छी तरह से समझाओगे। और प्रतिपादक लेखन का हिंदी में अर्थ होता है अच्छी तरह से समझाना या अच्छी तरह से कहना। तो आप समझ गए होंगे पहला क्यों सही है, इसलिए मैं पूरा डिस्क्राइब कर रही हूं।
तो देखिए अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले साहित्य पर आपको बात इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये काफी इंस्पायर करता है। इससे आप बच्चों के दूसरे कल्चर को समझ सकते हो, काफी भाषा बच्चा सीख सकता है और ये पाठ्यक्रम में शामिल है। ठीक है, तभी तो आप बात कर रहे हैं। तो इसमें इससे संबंधित कौन सा कथन जो है सही नहीं है, गलत वाला बताना है। तो ये बहुत प्रेरणास्पद है, एकदम सही है। यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, ये नहीं लगाकर इसने गलत कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि शामिल है। यह विद्यार्थियों को दूसरों की संस्कृति समझने में मदद करता है, जी हाँ। यह भाषा अर्जन का आधार है, ये भी बात सही है। तो गलत वाला आप समझ गए होंगे कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा, इसने नहीं लगाकर इसको गलत कर दिया। ठीक है, और साहित्य आप समझते ही, उसमें बहुत सारी चीजें बच्चों को सीखने को मिलती है। भाषा हो गया, चाहे आप कल्चर देख लीजिए, काफी इंस्पिरेशन है। ठीक है, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा और नहीं पे फोकस जरूर करना है। चलिए ये देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि भाषा अधिगम में निदानात्मक, कल ही मैंने आपको बताया था, निदानात्मक का मतलब होता है ना कि आप जहां पर, एक होता है देखो जिसे हम डायग्नोस्टिक बोलते हैं, डायग्नोस्टिक को हिंदी में आई थिंक जहां पर आप बच्चों की कमजोरी का पता लगा रहे हैं कि अच्छा बच्चों को इस चीज में दिक्कत हो रही है, और निदानात्मक के मतलब उपचार कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम पता चल गई, आपने उसका उपचार कर दिया। ठीक है, उसको बोलते हैं निदानात्मक। तो इस परीक्षण का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। आपको बच्चों को क्या करना है, जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, मान लीजिए बच्चा जो है हिंदी की कुछ आप उसको पढ़ा रहे हो, चलो मान लो वर्णमाला पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप देखिए कि बच्चा जो है कहां पर नहीं समझ पा रहा है, आपको वो चीज जाननी होगी। जब तक आप जानोगे नहीं आप कैसे बताओगे, तो इसको बोलते हैं निदानात्मक परीक्षण। इसका उद्देश्य क्या होता है ये पूछा है। तो पहला देखिए लिखा है कि योगात्मक आकलन की योजना बनाना और प्रश्न पत्र, ये तो इसमें आ ही नहीं सकता है, निदानात्मक में थोड़ी ना योगात्मक आकलन, ये तो अलग से हम करते हैं, गलत हो गया। शिक्षार्थियों की समझ में रह गए अंतरों कमियों को जानना, जी हाँ ये सही है। तीसरा देख लेते हैं, विद्यार्थियों को काम दिलवाने के उद्देश्य से उनकी भाषाई निपुणता का परीक्षण करना, जी नहीं, हमको यहाँ पे उनको काम नहीं दिलवाना है, हम निदानात्मक कर रहे हैं, बच्चों की कमियों को जानना है हमें, इसका मतलब ही होता है। किसी विशिष्ट कार्यक्रम हेतु अभ्यर्थी की पात्रता का आकलन करना, जी नहीं। बेसिकली याद रखना, निदानात्मक में आप बच्चों की कमियों को जानते हैं। दूसरा आंसर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, भारत में किस भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में माना गया है, ये तो आप सभी को पता होगा। द्वितीय भाषा हमारी क्या है, तो वो है अंग्रेजी, और हिंदी हमारी पहली भाषा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, ये तो बहुत आसान है। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी भाषा के शब्दों और उनके अर्थ के बीच, मान लो कोई भाषा है, उसका शब्द और उसका अर्थ, उसके बीच में स्वाभाविक संबंध नहीं है, तो ये कथन किससे संबंधित है, ये पूछा है आपसे कि ये कथन किससे संबंधित है। तो ये कथन जो है वो भाषा यादृच्छिक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, भाषा अद्वितीय मतलब अनोखा होता है, वाचिक मतलब जहां बोल रहे हैं, गतिशील मतलब जो गतिशील हो, मूवेबल हो, उसे बोलते हैं। बट यहां पर आप क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, रुकिए कलर चेंज कर देती हूँ, कि किसी भाषा का कोई शब्द है मान और उसका अर्थ है, उनके बीच में स्वाभाविक संबंध नहीं है, उनके बीच में शब्द और अर्थ के बीच में नेचुरली कनेक्शन नहीं है, तो ये कथन जो है भाषा यादृच्छिक है। क्योंकि यादृच्छिक का मतलब होता है ऐच्छिक, इसका मतलब होता है स्वतंत्र, इसका मतलब होता है आकस्मिक, जरूरी नहीं है कि ये जो चीज फिक्स्ड हो चुकी है वही रहेगी। इसीलिए भाषा क्या है, ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं, ये किससे संबंधित है, यादृच्छिक है। सो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाता है। व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। अब आप तो जानते ही हैं, व्याकरण पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट, केवल व्याख्या दे दोगे, आओगे बस रटी रटाई चीजें बोल के चले जाओगे, अभ्यास ड्रिल, केवल प्रैक्टिस कराओ, अनुवाद कर दो, ट्रांसलेशन कर दो, या फिर आप पहले बच्चों को, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ग्रामर पढ़ाना है आपको, अगर व्यक्तिवाचक पढ़ाना है तो आप बच्चों को पहले एग्जाम्पल्स देंगे, बाद में नियम बताएंगे। तो ये तो बहुत आसान है, आगमनात्मक और निगमनात्मक। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए कि मुझे ऐसा लगे कि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है, तो मैं आपको डेली ऐसी ही क्लासेस दूंगी। देखिए लिखा है कि लक्ष्य दृश्य शब्द, शब्द भंडार, पहले ये लक्ष्य दृश्य शब्द, शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है, ये आप तुरंत ऑप्शन से समझ जाओगे एलिमिनेट करके। पहले देखो ये लक्ष्य दृश्य शब्द है, इसमें कोई रटाई नहीं जाती है, रटने वाली चीजें वैसे भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव टैग वर्ड होता है, गलत हो जाएगा, तो ये तो गलत। पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है, जी हाँ ये सही है। अभी बताती हूँ कैसे। लेखक की शैली की प्रभावशीलता का निर्णय लेने में, यहाँ पर लेखक की शैली से हमें मतलब नहीं है, हमें लक्ष्य से मतलब है, लक्ष्य दृश्य शब्द से, गलत हो जाएगा। कम प्रयुक्त किया जाता है, जी नहीं, इसका अधिक उपयोग करते हैं। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, पाठक क्या करेगा, सबसे पहले इसकी पहचान करेगा कि कौन सा लक्ष्य दृश्य शब्द होना चाहिए जहां पर बिना किसी जटिल विश्लेषण के, जहां पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, और उससे क्या करे, बिना जटिल विश्लेषण
उच्चारण कैसे अर्थपूर्ण पाए, वही हमारा लक्ष्य दृश्य शब्द हो जाता है। ये एक पॉजिटिव है। मान लीजिए कि कोई भी चीज सिखानी है, कोई वर्ड मान लो कि उनका कोई भी होगा कि हमको ये सारी चीजें सिखानी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी पहचान करेंगे और बिना उसको जटिल किए जो है उसको सिखाएंगे, क्योंकि इसी से क्या होगा, अर्थपूर्ण आपकी समझ होगी। सो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अब ये हमारा आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए। साक्षरता का मतलब क्या होता है, जहां पर साक्षर हो, ठीक है। तो आरंभिक साक्षरता उपागम 150 का पहले एक बार ऑप्शन देखते हैं, फिर एलिमिनेट करना सिखाती हूँ। देखिए, पारंपरिक प्रवेशिका पढ़नी चाहिए, ये लिखा है कि हमको क्या करना है, पारंपरिक प्रवेशिका पढ़नी चाहिए। विभिन्न प्रकार की लिखित और वाचिक सामग्री से अंतःक्रिया करनी चाहिए। आरंभिक की बात करें, इनिशियल, जब इनिशियल आप कोई चीज सीखते हैं, साक्षर मतलब लिटरेचर, जहां पे आप, साक्षर का मतलब पढ़ा लिखा ही तो होगा ना, बिना पढ़ा लिखा तो होगा नहीं, बट ये आरंभ वाला स्टेज है। तो इसमें क्या आप सबसे पहले ड्रिल और अभ्यास वाली वर्कशीट दे दोगे बच्चों को कि लो इसी पे काम करते रहो? जी नहीं, इसे बच्चा सीखेगा नहीं। आपको सबसे पहले जब इनिशियल स्टेज में हमको बच्चों को लिखित, यहाँ पर देखिए, बच्चों को क्या करना है, लिखित और वाचिक मतलब बोलने वाले, इन सब चीजों से क्या करनी चाहिए, अंतःक्रिया। और अपने आप में अंतःक्रिया एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव टैग वर्ड है। अंतःक्रिया बहुत ही अच्छा वर्ड होता है। किसी भी ऑप्शन में अगर आपको दिखे पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछे, इसी पे आंख बंद करके कर देना, हमेशा सही होगा, क्योंकि अंतःक्रिया में इंटरेक्शन होता है, पारस्परिक बच्चे आपस में बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाता है। तो देखा आपने, आपको बस देखो, कई बार क्या होगा ना कि क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आएगा, तो ऑप्शन से एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो, अपने आप आंसर बाहर आ जाएगा।